Hello, am I visible? Am I audible to everyone? Okay, so first of all, I'll start from my introduction. My name is Soumya Jain, and I secured All India Rank 346 in UPSC CSE 2025. And this was my fourth attempt. In my previous attempts, like in my third attempt, I also got Indian Defense Account Service, and this was my fourth attempt. That's it about me. And now we will start with the with some questions like about my journey or some personal questions related to me. So, okay, so what was my first reaction after selection? So, फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बोलूँ तो बहुत खुशी होती है जब आपको पता चलता है, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सब लोग आपको बधाइयाँ देते हैं, मीडिया आ जाती है, न्यूज़पेपर वाले आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक जॉयफुल मोमेंट होता है वो लाइफ़ का, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर मैं बात करूँ अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट मैं किसको देना चाहती हूँ, तो मैं अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट मेरी फैमिली को, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी-पापा को। मैं मतलब हमेशा यही बोलती हूँ कि जितनी बार मैंने ये एग्ज़ाम लिखा है, उतनी बार मेरे मम्मी-पापा ने भी लिखा है। सो आई थिंक ये लाइन सफिशिएंट है उनके हार्ड वर्क को दिखाने के लिए। और दूसरा मेरे फ्रेंड्स जो हमेशा मेरे एक सपोर्ट में रहे हैं और एक पॉज़िटिव उन्होंने रीइन्फोर्समेंट दिया है मुझे इस एग्ज़ाम के लिए, तो मैं उन्हीं दोनों को देना चाहती हूँ इसका क्रेडिट। फिर अब मैं जाती हूँ इसके अलावा अपनी तैयारी पर, स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस की, जो कि 2 इम्पोर्टेंट स्टेज हैं इस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, तो प्रीलिम्स में मेरे को लगता है कि अगर हम देखें तो मतलब आई वर्क ऑन 3 सीज़ इन प्रीलिम्स। फर्स्ट सी इज़ क्लैरिटी, व्हिच इज़ अबाउट द रिविज़न। सेकंड इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी कि आप कितने कंसिस्टेंसी के साथ लगे हुए हैं प्रीलिम्स की तैयारी में, और तीसरा मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस। तो अगर ये 3 चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हैं, तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। तो मैं अगर फर्स्ट सी पे फ़ोकस करूँ क्लैरिटी, तो इसमें आपको आपके जो बेसिक बुक्स हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेरे को लगता है कि 3-4 सब्जेक्ट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स में। सबसे फर्स्ट आपका हो गया पॉलिटी, दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स, तीसरा हो गया ज्योग्राफी और चौथा हो गया आपका एनवायरनमेंट। तो ये 4 टॉपिक्स मुझे लगता है सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इन पे फ़ोकस करेंगे आप तो इनके रिवीजन पे फ़ोकस करेंगे, इनके टेस्ट पे फ़ोकस करेंगे, तो आप काफ़ी अच्छे से प्रीलिम्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को गेन कर सकते हैं और वो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये स्टैटिक जो नॉलेज है उसका बेस बनाते हैं, और मुझे लगता है कि 80% ऑफ द जो प्रीलिम्स के सिलेक्शन है वो आपके उससे ही क्लियर होते हैं, जो अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है तो। तो सबसे पहले स्टैटिक स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको करना क्या है, जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, जैसे सारे लोग अलग-अलग रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करते हैं, बट मैंने प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली जो बहुत कॉमन रिसोर्सेज़ हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़, ये सब जो बुक्स रहती हैं, जो भी आप फ़ॉलो करते हैं, उनको आप कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज़ कर लीजिए। जब आपकी इतने बार रिवाइज़ हो जाएँगी ना, तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों की। तो स्टैटिक आपका इन चीज़ों से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप बाकी फिर टेस्ट देते रहिए चीज़ों के। आप जितनी बार वो टेस्ट सॉल्व करेंगे, आपको माइंड में वो चीज़ें उतनी बार रिवाइज़ होती जाएँगी, और वो कहीं न कहीं आपको हेल्प करेंगी प्रीलिम्स क्लियर करने में। और फिर अगर मैं बात करूँ कि टेस्ट पेपर्स स्पेसिफिकली, तो 2 टाइप के होते हैं। एक सेक्शनल टेस्ट पेपर्स होते हैं और एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स होते हैं। तो मतलब मेरा ऐसा था कि मैं सेक्शनल पेपर्स मैं उन सब्जेक्ट्स के देती थी जो मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं है बहुत ज़्यादा, और जिनमें मुझे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जो बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, जैसे पॉलिटी हो गया, तो मैं उसके स्टैटिक टेस्ट बहुत ज़्यादा देती थी, जिससे जो भी उसके एक भी एस्पेक्ट मेरा अगर छूट गया है, तो वो टेस्ट में कवर हो जाए, और मेरा स्टैटिक एटलीस्ट पूरा कवर टू कवर रहे, पूरा मैं पढ़ के जाऊँ उसको। तो इस इसके लिए मैं सेक्शनल टेस्ट देती थी, तो मैं सारे सब्जेक्ट्स के ना देते हुए, मैं अपने हिसाब से वो सब्जेक्ट सॉर्ट आउट करती थी, जिनमें मुझे एक्चुअल में नीड लग रही है और ज़्यादा स्टैटिक पढ़ने की।
तो वो देती थी। बाकी एक होते हैं फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स, तो फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स में मैं बहुत ज़्यादा देती थी, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के। मतलब किसी एक भी इंस्टीट्यूट पे स्टिक नहीं रहती थी, क्योंकि उससे उस इंस्टीट्यूट के हिसाब की स्ट्रैटेजी बन जाती है फिर। इसलिए आप चेंज करते रहिए और मल्टीपल दीजिए। मतलब मैंने पूरे 70 टू 80 टेस्ट दिए होंगे, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट। तो इससे काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको बहुत फ़ैमिलियरिटी लगती है टेस्ट पेपर्स के साथ। तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, आप अगर ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करो। फिर प्रीलिम्स में थर्ड एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से कि आप इसमें मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। अगर आप पीवाईक्यूज को बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं, तो आपको यूपीएससी में कैसी स्ट्रेटेजी आ रही है ना, वो आपको समझ आ जाती है और आप उसमें अडेप्ट हो जाते हो। तो मैं क्या करती थी, मैं ऐसा करती थी पीवाईक्यू एनालाइज करने के लिए कि जैसे 2013 से 2025 तक के मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो मैं डेली 50 या 60 क्वेश्चन सॉल्व करती थी और डेली बेसिस पे उनको सॉल्व करके उनको एनालाइज करती थी। और कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम जैसे वो तो याद हो जाते हैं क्वेश्चंस, क्या करें फिर, याद रहते हैं तो आंसर पता रहता है, तो फिर सॉल्व करने का क्या मतलब। वो सबके साथ यही होता है कि सबको याद रहते हैं, बट आपका पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप मतलब आंसर क्या टिक कर रहे हो वो मैटर नहीं करेगा, वो आंसर आप क्यों टिक कर रहे हो वो मैटर करेगा। तो आपको क्यों ढूँढना है पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम कि अगर मैंने बी या सी मार्क किया है, तो मैंने क्यों किया है? और जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप वो स्किप भी कर सकते हैं पीवाईक्यूज़ में, जो आपके बार-बार रिपीटेडली रॉन्ग हो रहे हैं, या मतलब आप अगर एक स्ट्रेच में 50 सॉल्व करोगे, तो आपके पूरे सही कभी नहीं होंगे। उनमें से 5-6 क्वेश्चन स्टिल ऐसे रहेंगे जो आपके गलत होंगे। तो आप उनको बार-बार देखिए कि क्यों गलत हो रहे हैं। और अगर मुझे नहीं वो नॉलेज होती, तो मैं क्या करती एग्ज़ाम में? स्किप करती या फिर सॉल्व करती? अगर सॉल्व करती तो मैं कैसे करती? तो ये सब चीज़ें आपको पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम याद रखनी है। और मोस्टली मुझे लगता है लोग कहाँ दिक्कत करते हैं प्रीलिम्स में, रिसोर्स सिलेक्शन में। मतलब कई बार आप बहुत ज़्यादा बल्कि रिसोर्स उठा लेते हो, कई बार आप बहुत ज़्यादा जो आप नहीं कर पाओगे उतने टाइम में। लेट्स से आपके पास 1 मंथ का टाइम है, पूरा बचा हुआ है, और आप कुछ नया रिसोर्स उठा लेते हो, तो फिर वो थोड़ा-सा इम्पॉसिबल हो जाता है उसको करना। तो आई थिंक वो दिक्कत होती है। तो माइंडलेसली वर्किंग हार्ड डज़ नॉट वर्क हियर। मतलब आई थिंक अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम इज़ द प्रायोरिटी। तो सिर्फ़ रिसोर्स हंटिंग पे काम नहीं करना है। आप डिमांड जब तक समझ नहीं पाएँगे एग्ज़ाम की, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि कौन-सा रिसोर्स पढ़ना है और कौन से रिसोर्स से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाना है पीवाईक्यूज़ के हिसाब से। आई थिंक पीवाईक्यू, आई ऑलवेज़ से कि पीवाईक्यू इज़ गीता फॉर यूपीएससी। तो आपके पास पीवाईक्यू एक गाइड है, आप उसको देखिए बार-बार, और जब आप उसको बार सॉल्व करेंगे, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है और कैसे उसका अप्रोच करना है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं प्रीलिम्स में। और फिर आजकल मुझे लगता है कि एक एक बड़ा चैलेंज आ गया है पिछले 3-4 सालों में, जो सीसेट का है। तो सीसेट स्पेशली उन बच्चों को जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मेरा भी नहीं था। मैं एक बार प्रीलिम्स में फेल हुई हूँ 2023 वाले एग्ज़ाम में, वो भी सीसेट की वज़ह से। तो वो आपका पूरा 1 साल ले जाता है, तो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सीसेट। तो उसमें सबसे मतलब मैं इतने 4 अटेम्प्ट में यही सीख पाई हूँ कि सीसेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ द पीवाईक्यूज़। And if you are stick to the PYQs, you will understand what is the demand of the CSET and what they are expecting from a general student, like not the students who are not from the maths background. सो पीवाईक्यूज जब आप देखेंगे, तो आपको पीवाईक्यूज में से पता चलेगा कि कौन सी थीम्स हैं जो सीसेट में भी बार बार रिपीट होती हैं। जैसे नंबर सिस्टम है, तो वो रिपीट होता है बहुत बार, तो उसको आपको करना ही करना है, वो मैंडेटरी है, नहीं तो आपका सीसेट रुक सकता है। और सेकेंडली, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप उसको अपना नेक बनाइए एक बहुत अच्छा, और ये ट्राई कीजिए कि आपके सारे के सारे इंग्लिश वाले सही होने चाहिए। तो एटलीस्ट आप एक एक अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, और फिर एडिशनली आप मैथ्स ट्राई कर सकते हैं। तो और मैथ्स के लिए कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पीवाईक्यू से ही समझ आएँगे। तो उससे अंडरस्टैंड कीजिए कि पीवाईक्यूज़ में क्या-क्या रिपीट हो रहा है। तो मैंने मतलब जब मेरा एक बार सीसेट फेल हुआ,
तो फिर मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया कि मैंने क्या गलतियाँ की थी जो अब मुझे आगे नहीं करनी है। तो उसके बाद मैं एक कंक्लूज़न पे पहुँची कि मुझे अपने सारे रिसोर्सेज़ हैं उनको थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत वीक थी। तो इस वज़ह से मैंने कुछ रिसोर्सेज़ उठाए जो थोड़े से अनकॉमन थे। जैसे एक रोधा सर की सीरीज़ है जो कैट का पढ़ाते हैं। बट वो मैंने उनके सिलेक्टिव टॉपिक्स जैसे मैं बोल रही हूँ नंबर सिस्टम, तो वो सर की 20-25 वीडियो है तो मैंने उससे ही किया था। और बाकी अंडरस्टैंड यूपीएससी में भी एक सीसेट सीरीज़ सर चलाते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल थी। तो आप ये दोनों चीज़ों से ये दोनों रिसोर्सेज़ से भी सीसेट का कर सकते हैं। बाकी आप पीवाईक्यूज़ तो करना ही है, उसके अलावा आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे मैं हर 4th या 5th डे पे टेस्ट देने का ट्राई करती थी सीसेट का और फिर उसको एनालाइज़ करती थी। तो और जो लास्ट का 1 मंथ है ना 1 मंथ नहीं 20 या 15-20 दिन जब बचते हैं प्रीलिम्स के लिए, तब मैं मेरा मतलब स्ट्रिक्टली ये रहता था कि मैं जीएस और सीसेट दोनों में पीवाईक्यूज़ ही सॉल्व करूँगी, मैं टेस्ट पेपर्स को नहीं देखती थी फिर। तो आप भी ये कर सकते हैं क्योंकि 15 दिन पहले जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से माइंडसेट बन जाता है। तो प्रीलिम्स में काफ़ी सिमिलर चीज़ें दिखती हैं, फिर सिमिलर थीम्स दिखती हैं, कई बार 1-2 क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। तो उससे आपको काफ़ी फिर हेल्प मिलती है रियल एग्ज़ाम में। तो सीसेट का ये हो गया। बाकी एक प्रीलिम्स में एक चीज़ और आती है कि करंट अफ़ेयर्स क्योंकि जब अपन फर्स्ट इंस्टेंस में हम जीएस का पेपर देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी करंट अफ़ेयर्स बेस्ड है या पता नहीं कहाँ से दे दिए क्वेश्चन, बहुत अननोन एरियाज़ लगते हैं वो। बट आई थिंक करंट अफ़ेयर्स इज़ अ मिथ इन प्रीलिम्स एट लीस्ट। उसका उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है जितना एग्ज़ाम में फर्स्ट इंस्टेंस में शो होता है आपको। तो आई थिंक उसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना है क्योंकि करंट अफेयर्स एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आते हैं बट इनडायरेक्टली हेल्प होती है उससे और इट गिव्स अ लाइक कॉन्फिडेंस टू अस व्हेन वी गो इनटू द एग्जाम हॉल कि हम सारा कुछ कवर करके आए हैं, हमने स्टैटिक भी पढ़ा है और हमने सारा करंट भी पढ़ के आए हैं। तो एक कॉन्फिडेंस जो मिलता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता है कि जो पीटी 365 आती है विजन आईएएस की वो एक अच्छा सोर्स है। तो आप उससे कवर कर सकते हैं और बाकी न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, तो वो आपकी ईयर ईयर लॉन्ग जो नॉलेज होगी वो एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगी। वो आपको लगेगा डायरेक्टली कि डायरेक्टली एक भी क्वेश्चन नहीं आया बट इनडायरेक्टली आपको ज़रूर वो हेल्प करती है। तो उस हिसाब से आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले तो न्यूज़पेपर बंद कर देते हैं हम ऑलमोस्ट क्योंकि इतना प्रेशर होता है टाइम का कि हम प्रीलिम्स के टाइम नहीं फॉलो कर पाते डेली न्यूज़पेपर। तो वो सब करते हैं, तो वो आप भी कर सकते हो कि बंद कर दो और पूरा फ़ोकस स्टैटिक पे रहना चाहिए उस टाइम। और करंट अफ़ेयर्स में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट कर पाते हो आप चीज़ें। जैसे अभी ईरान-इज़राइल का इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अब आप ये कंसिडर करो कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है। तो एग्ज़ाम में वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशंस इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अब जैसे ऑयल क्राइसिस आ रही है या फिर इंडिया में भी गैस क्राइसिस चल रही है। तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा उसका स्टैटिक कंटेंट। तो करंट अफेयर्स से लिंक करके भी एग्जामिनर स्टैटिक ही पूछ रहे हैं वो लोग। तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि उस करंट अफेयर्स से स्टैटिक में हमें कौन-सा अपना टॉपिक जाके रिवाइज करना है। तो अगर आप बार-बार ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका स्टैटिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके करंट के टॉपिक भी कवर होते जाएँगे और ये ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है पढ़ाई को कि आप लिंक करके पढ़ रहे हो स्टैटिक और करंट अफेयर्स। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है प्रीलिम्स के टाइम पे। और और अगर लास्टली मैं प्रीलिम्स के लिए कुछ बोलूँ तो मैं यही बोलूँगी कि चैट जीपीटी से आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। लेट्स से आपने कोई चैप्टर पढ़ा कोई भी चैप्टर पढ़ा मान लो पॉलिटी का पढ़ा आपने पार्लियामेंट, तो यू कैन जस्ट आस्क चैट जीपीटी कि इस वाले टॉपिक से या इस वाले चैप्टर्स या कौन से वो हैं, इसमें कौन से आपके क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। तो चैट जीपीटी काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी अच्छे से वो क्वेश्चंस आपको दे देता है। तो आप ये भी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग पूछते हैं कि आपने खुद से पढ़ाई की है या ग्रुप स्टडी की है। तो मेनली तो मैंने खुद से ही पढ़ाई की है बट ग्रुप स्टडी भी कुछ-कुछ चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे मेरे खुद खुद कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स बने थे तो मैंने काफ़ी उनसे मैं बात करती थी चीज़ों को लेके जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस करके पढ़ना पसंद करती हूँ, स्पेशली मैपिंग हो गया। तो जैसे मैपिंग में चीज़ें मेरे को याद नहीं होती थी जल्दी कि क्या है, तो मैं अपने एक फ्रेंड से बोलूँगी और वो भी सेम पढ़ के आएगी, मैं भी सेम पढ़ के आऊँगी एंड वी विल जस्ट आस्क क्वेश्चंस।
तो उससे आपको याद भी हो जाता है और आप एक टाइम बाउंड मैनर में चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो। तो आप कुछ-कुछ चीज़ें ग्रुप स्टडी में कर सकते हो और कुछ-कुछ चीज़ें खुद से कर सकते हो, जैसा जिसको सूट करता है। ये आपका पर्सनल कॉल रहेगा कि आपको कैसे करना है। बाकी प्रीलिम्स में मैंने अपना इतनी तरफ से बता दिया है, बाकी मैं अभी क्वेश्चंस भी हैंडल कर लूँगी। अभी मैं थोड़ा मेंस की तरफ शिफ्ट होती हूँ, क्योंकि मेंस में क्या है, बहुत कम टाइम रहता है। प्री और मेंस के बीच में यू गॉट जस्ट 80 टू 90 डेज़, तो जो कि बहुत कम है। मतलब मुझे लगता है कि प्रीलिम्स बी रेडी फॉर मेंस बिफोर प्रीलिम्स। तो आपको सारे नोट्स, आपकी सारी आंसर राइटिंग, ऑप्शनल, सारा कुछ आपका पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। वो तो ऑब्वियस है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आप प्रीलिम्स के बाद ही करते हो, जैसे कुछ शॉर्ट नोट्स बनाना, कुछ नई चीज़ें याद करना, वो तो प्रीलिम्स के बाद हो जाती हैं। बट आपका एक मेजर पोर्शन जो है वो प्रीलिम्स के पहले कवर रहना चाहिए। तो सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि नोट्स पहले बनाएँ या आंसर राइटिंग पहले करें। तो ये मतलब पहले और बाद में करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है इधर। दिस इज़ अ पैरेलल एक्सरसाइज़। तो आप पहले आंसर आंसर लिखो, फिर नोट्स बनाओ, फिर आंसर लिखो, या फिर आप पहले नोट्स बनाओ, फिर आंसर लिखो, फिर उन नोट्स को अपडेट कर लो। तो कुछ भी कर सकते हो आप। आपके फर्स्ट इंस्टेंस में ही परफेक्ट नोट कभी नहीं बन सकते। तो डोंट गो फॉर perfectionism while making notes. You will update your notes according to the need and with time. So just give some time to note making and also focus on answer writing with your note making. तो ये पैरेलल आप जब करेंगे तो आपके परफेक्ट नोट एक निकल के आएंगे। तो इसमें फिर वही मैटर करता है कि आप कौन से रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो चीज़ों में। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी जीएस वन की। जीएस वन मोस्टली जो है वो स्टैटिक आपका है, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट आ जाते हैं, और सोसाइटी भी। ये सब सब्जेक्ट आ जाते हैं जो कि जीएस वन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसमें मुझे लगता है कि दो मेजर सब्जेक्ट हैं जो सबको बहुत अच्छे से कवर करने चाहिए। एक हो गया आपका ज्योग्राफी, एक हो गया आपका सोसाइटी। क्योंकि एटलीस्ट 90 मार्क्स का आता है ज्योग्राफी से, और 80 टू 90 मार्क्स का ही आता है सोसाइटी से, प्लस माइनस 10-20 मार्क्स। तो मेजर पोर्शन जो है एग्जाम का ये दो सब्जेक्ट ही कवर कर रहे हैं। तो ये दो सब्जेक्ट पे फोकस आपको स्टार्टिंग से रखना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीएस वन। तो ज्योग्राफी के लिए मैं आपसे बोलूंगी कि एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, क्योंकि ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। कुछ हैं जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, जैसे वाटर रिसोर्सेज हो गया, कई बार एयर पोल्यूशन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सब जो है वो आप एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं चैट जीपीटी की बहुत हेल्प ली है नोट मेकिंग में। तो स्पेशली जैसे मुझे वाटर रिसोर्स मैंने मेंशन किया ज्योग्राफी का, और जैसे मुझे उस पे नोट्स बनाने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मैं ये चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दूँगी कि व्हाट आर रिसोर्सेज नोट्स फॉर यूपीएससी। फिर वो कुछ-कुछ दे देगा और आई विल जस्ट ऐड द प्रॉम्प्ट एंड दे विल रीजनरेट द आंसर्स। तो मेरे उस हिसाब से मैं उनसे डायग्राम्स, डेटा, फैक्ट सब पूछती जाती थी विद एग्जांपल्स, चीज़ें इंडिया के एग्जांपल्स, वर्ल्ड के एग्जांपल्स। तो चैट जीपीटी से भी नोट्स बना सकते हैं कुछ एडिशनल टॉपिक्स के। बाकी आपको मेन सोर्स तो एनसीईआरटी ही रखना है ज्योग्राफी में। और बाकी जो मैं मेंस के टेस्ट पेपर्स या मेंस के क्वेश्चन लिखती थी, या टॉपर्स कॉपीज एनालाइज करती थी, तो उससे भी मैं टॉपिक्स ऐड करती जाती थी सारे सब्जेक्ट्स में। जो भी मुझे टॉपर के नोट्स में बहुत ज्यादा अच्छा दिखता था, वो मैं तुरंत जाके अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी। यहाँ लोग आलस कर जाते हैं कि बाद में ऐड कर लेंगे या कहीं और लिख लिया। तो नहीं, आपको उसी टाइम एकदम एक्टिवनेस के साथ अपने नोट्स में ऐड करना है, और उसी टाइम उसको याद कर करके साइड में रख देना है, जिससे वो आपके कंटेंट का ही मेन पार्ट बन जाए। तो ऐसे अपडेट भी कर सकते हो आप नोट्स को। एक बार बन गए और टॉपर्स के नोट्स पढ़े या कहीं आंसर्स पढ़े, तो आपने वापस से उसमें अपने नोट्स में उन चीज़ों को ऐड कर लिया। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बाकी फिर मैं बात करूँ सोसाइटी का, तो सोसाइटी का मतलब मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो काफ़ी मुझे हेल्प हो जाती थी सोसाइटी में। बट जिन लोगों का नहीं है वो काफ़ी सारे बुकलेट्स हैं मार्केट में। आप कोई भी एक बुकलेट उठा के उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐड कर लो चीज़ें, कुछ-कुछ जो करंट में चल रही हैं, डेटा अपडेट कर लो, एग्ज़ाम्पल्स ऐड कर लो, तो वो भी वर्क कर जाता है। बाकी पीवाईक्यूज़ तो मेंस में भी एज़ अ गाइड काम करते हैं। तो आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उनके आपको ज़्यादा नोट्स में मेहनत करनी है। और जो थोड़े से आउटडेटेड टॉपिक्स हैं जिन पे नहीं यूपीएससी पूछ रहा है, उस पे आप बेसिक नोट्स बना के रखिए एक, कि इन केस आ जाए तो आप कुछ तो लिख दें,
बाकी जो रिपीटेड थीम्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी हिस्ट्री भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अ, कभी आ जाता है एग्ज़ाम में ज़्यादा, कभी कम मार्क्स का आता है, लेकिन हमें प्रिपेयर तो सारा ही करना है। तो मतलब मैं बताऊँ तो मेनली हिस्ट्री मैंने प्रहार जो आती है पीडब्ल्यू की उससे किया हुआ है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर की जो बुक आती है वो, बाकी मैंने कुछ टॉपर्स के नोट्स फॉलो किए थे, कुछ डायग्राम्स वगैरह के लिए। और बाकी जो मुझे टेस्ट में क्वेश्चंस मिलते जाते थे, वो मैं ऐड करती जाती थी अपने आर्ट एंड कल्चर के नोट्स में ही। तो सिंघानिया सर की बुक से मैंने आर्किटेक्चर कवर किया था। बाकी मेरे जो खुद के नोट्स थे, उसमें एडिशनल टॉपिक्स जो सर की बुक में कवर नहीं थे, बट एग्ज़ाम में आ रहे थे। तो ऐसे मेरे नोट्स बन गए थे आर्ट एंड कल्चर के। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं नोट्स। तो ये मेरा जीएस 1 का हो गया। बाकी जीएस 2 पे अगर शिफ्ट करें, तो जीएस 2 में सबसे मेन इम्पोर्टेंट आ जाता है अपना पॉलिटी, जो कि एक मेजर सेक्शन है अपने एग्ज़ाम का। तो पॉलिटी के लिए आप कुछ भी एक रिसोर्स बेस्ड नोट्स आपको फ़ॉलो करने रहेंगे। तो लक्ष्मीकांत तो आप पढ़ते ही हैं बहुत बार प्रीलिम्स में भी, तो आपका एक बेसिक नॉलेज तो रहती है जिसमें आपके बेसिक आर्टिकल्स हो गए, बेसिक आपको कुछ कोटेशंस याद रहती हैं, आपको कुछ लाइन्स याद रहती हैं, बेसिक वर्किंग वगैरह चीज़ें इंस्टीट्यूशंस की या पोस्ट जो रहती हैं, जैसे फंक्शनिंग ऑफ प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आ गया तो आपको लक्ष्मीकांत से बेसिक बेसिक चीजें तो याद आ जाएंगी। बट आपको अपने नोट्स में अब ऐड करनी रहेंगी चीजें जो मेंस के हिसाब से। तो लक्ष्मीकांत के अलावा आप, जैसे मैंने विजन आईएएस का वैल्यू एडिट मटेरियल आता है उसको उठाया था, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ उसमें भी उतने ज्यादा एग्जाम्पल्स और डेटा वगैरह नहीं दिया हुआ था। तो मैं क्या करती थी, जैसे मैं पार्लियामेंट लेट से कवर कर रही हूँ और उसमें मैं प्रेसिडेंट पढ़ रही हूँ। तो प्रेसिडेंट जैसे मैंने लक्ष्मीकांत से तो मेरी नॉलेज है, वो तो चलो ठीक है। उसके अलावा वैल्यू एडेड मटेरियल में जो एक्स्ट्रा दिए हैं पॉइंट्स वो, और उसके अलावा मैं जाके सर्च कर लेती थी चीजें कि जैसे रोल ऑफ प्रेसिडेंट है, तो अब मैं कुछ भी उसका पॉइंट लिख रही हूँ तो आई विल सर्च ऑन गूगल कि रोल ऑफ प्रेसिडेंट में कौन कौन से प्रेसिडेंट्स हैं जिनने ये वाला रोल के टाइम पे अच्छा एक्टिव रोल दिखाया है। तो यू कैन फाइंड एग्जाम्पल्स ऑन गूगल और चैट जीपीटी किसी पे भी। तो आप ऐसे सर्च कर करके भी एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे आप पॉलिटी के जो भी टॉपिक हैं उनके टॉपिक वाइज नोट्स बनाते जाइए, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, फेडरलिज्म हो गया, तो उसको आप खोलते जाइए, उसके पहलू जितने भी हैं। जैसे फेडरलिज्म हो गया तो अब उसमें सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, फिर इंटर स्टेट रिलेशन हो गया। तो ये चीजें आपको कैसे पता चलेंगी कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक कितना खुलेगा, वो आपको पीवाई क्यूज के बेसिस पे ही पता चलेगी कि एक टॉपिक कितने डिटेल में या कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आप करते रहिए, इससे आपके नोट्स भी अपडेट हो जाएंगे और काफी अच्छे एक नोट्स निकल के आते हैं इससे। और एग्जाम्पल्स, डेटा, आर्टिकल्स, ये सब चीजें तो ऐड करनी ही करनी है, वो तो आप अवॉइड मत कीजिए। फिर इसके अलावा आपका आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस, जो जीएस 2 का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको क्या करना है, मैं पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड पढ़ती थी। तो आप करंट अफेयर्स बेस्ड पढ़ सकते हो क्योंकि उसके जो 4 क्वेश्चन आते हैं, 9th 10th और 19 20। तो आप करंट अफेयर्स के बेसिस पे पढ़ सकते हो जो भी चल रहे हैं टॉपिक उस साल में या पिछले 2-3 साल में। तो वो आपको थोड़े से क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए मैं विजन की जो मेंस 365 आती है उस पे टोटली रिलाई करती थी और मैं उससे नोट्स बना लेती थी कुछ टॉपिक्स के, कुछ को मैं उससे ही पढ़ती थी। 365 जो मटेरियल आता है उससे ही पढ़ती थी, मैं नोट्स भी नहीं बनाती थी कुछ कुछ टॉपिक्स के। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और मुझे लगता है आईआर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो कीवर्ड्स हैं वो कैसे यूज कर रहे हैं। तो आपका कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जितने भी आपको जहां से भी न्यूज़पेपर से या मेंस का 365 मटेरियल है उससे, तो उससे जहां से भी आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं वो आप एक पेपर पे लिखते जाइए। और जब भी आप जीएस 2 का पेपर लिखने जाएं या आंसर्स लिखने जाएं, स्पेशली आईआर के, तो वो एक बार आप कीवर्ड्स का पेज रिवाइज करके जाओ, जिससे आप वो रेप्लिकेट कर पाओ अपने आंसर्स में। तो इससे आपको भी लगेगा कि आप फ्रूटफुल पढ़ रहे हो। नहीं तो फिर आपको लगेगा कि ये तो वेस्ट है, यूज नहीं हो रहा कहीं। तो आप जस्ट एग्जाम से पहले हर बार रिवाइज करके जाओगे या आंसर लिखने से पहले हर बार पढ़ के जाओगे, तो वो आपको एग्जाम में रेप्लिकेट हो जाएगा। मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। बाकी आईआर के लिए मैंने वैल्यू एडिशन के लिए कुछ चीजें की थी, जैसे अम, जैसे कुछ बुक्स हैं, जैसे अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, तो उनकी बुक है वाई भारत मैटर्स।
तो आप जब भी मेरी कॉपी देखोगे आपको एक आंसर में तो ये बुक मिल ही जाएगी, क्योंकि वो इतनी वर्सेटाइल, इतनी डायनामिक बुक है कि आपको उसमें से कंक्लूजन्स वगैरह बहुत अच्छे-अच्छे मिल जाते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। मेरे बहुत रेडी टू यूज़ इंट्रोडक्शन और रेडी टू यूज़ कंक्लूजन्स थे आईआर में, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली हेल्प करते थे और मैं फटाफट आंसर लिख सकती थी उससे। बाकी फिर गवर्नेंस और सोशल जस्टिस है, इसके लिए भी मैंने विज़न का वैल्यू एडेड मटेरियल यूज़ किया है, बट वो मैंने एक ही बार पढ़ा है जब फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद मैंने जो नोट्स बनाए थे सोशल जस्टिस के, उसको मैं बार-बार अपडेट करती जाती हूँ। तो वो आप भी कर सकते हैं कि एक बार पढ़ लो, नोट्स बना लो, बाकी जो आपको लग रहा है वो आप अपडेट करते जाओ टाइम टू टाइम। जैसे वुमेन रीड द वैल्यू एडेड मटेरियल फर्स्ट एंड देन ऐड द न्यू स्कीम्स एज पर द टाइम एंड नीड। तो वो आप टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ आपका जीएस 3 की, तो जीएस 3 एक बहुत डायनामिक, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल आजकल वो पेपर बना रहे हैं कि आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन कहाँ से है, या फिर कुछ-कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो एकदम ही करंट अफेयर से देते हैं। मतलब 80% क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से ही आएगा, जो सिलेबस पॉइंटर्स दिए हुए हैं। कुछ-कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो बियॉन्ड जो सिलेबस टाइमलाइन है उसके अलावा भी रहते हैं। तो उसके लिए मैं वही करती थी जो एटलीस्ट जो सिलेबस के टॉपिक हैं उसके मेरे पास नोट्स होने चाहिए काफ़ी डिटेल्ड फॉर्मेट में। तो जीएस 3 के रिसोर्सेज़ का सबसे ज़्यादा क्रंच रहता है, मुझे ऐसा लगता है, या मैं ये बोलूँ कि बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहती है रिसोर्सेज़ की, तो कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है कि कौन-सा फ़ॉलो करना है। और एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि समझ नहीं आता कि कौन-सा रिसोर्स पढ़ें, तो ये प्रॉब्लम सारे लोग फेस करते हैं। मैं अपना बताऊँ जीएस 3 का, तो मैंने टॉपर्स नोट्स मेनली फ़ॉलो किए हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिक सेक्शन है, तो उसमें टॉपर्स नोट्स जो 2018 के टॉपर थे अक्षत जैन सर, उनका मैंने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक्स के नोट्स फ़ॉलो किए थे। तो उनके नोट्स से मैंने कंटेंट निकाल के खुद के नोट्स बनाए थे। बाकी कुछ टॉपिक्स अगेन मैंने चैट जीपीटी से ही बनाए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन हो गया, या फिर अ, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लो मैं रोड स्पेसिफिकली जो है अपना टॉपिक उसके नोट्स बना रही हूँ, तो मैं उसके डेटा, फैक्ट्स, पॉइंट्स जो हैं, वो सारे चैट जीपीटी से जनरेट कर लूँगी। बाकी नॉर्मल पॉइंट्स भी तो वो दे देंगे, तो हम उसको अपने नोट्स में लिखते जाएँगे, ऐड करते जाएँगे, जो क्वेश्चन्स आए हैं उस हिसाब से। तो आप टॉपर्स नोट्स प्लस चैट जीपीटी, वो दोनों चीज़ें आप कर सकते हो फ़ॉलो, वो अच्छा रहता है काफ़ी। बाकी आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उससे भी अपडेट होगा। और इकोनॉमी में एक चीज़ और, बियॉन्ड सिलेबस पॉइंटर्स जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, वो आप अच्छे से पढ़ के जाइए। स्पेसिफिकली जो इकोनॉमिक सर्वे है, क्योंकि उसको आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं अपने इंट्रो में, किसी भी पॉइंट को प्रूफ करने के लिए, या फिर कंक्लूजन में। तो काफ़ी अच्छे से हेल्प हो जाती है अगर आप सर्वे और बजट पढ़ के जाते हैं तो। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें डिज़ास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में खुद के नोट्स बनाए थे सिंपल पढ़ के किसी बुक से। तो वो मुझे उतना फ्रूटफुल नहीं लगा, फिर मैंने ऑनलाइन जाके क्लासेस देखी थी एक, तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर लिया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। तो मुझे कोई क्लासेस मिली थी, मैंने उससे बेस बनाया अपना, और फिर उससे नोट्स बना लिया। अब मैं उसी में टाइम टू टाइम अपडेट करती जाती हूँ। मतलब जब भी आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो आप 2/3 पेज में नोट्स बनाओ और 1/3 सेक्शन उसका खाली रखो, जिससे आप बाद में ऐड करते जाओ चीज़ें। तो ये मैं सारे सब्जेक्ट्स में फ़ॉलो करती थी। इसमें भी मैंने किया है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिक्योरिटी का मैंने लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब पे जो फ्रीली अवेलेबल थे वहीं से। बाकी साइंस एंड टेक जो है मैंने करंट अफेयर्स से ही पूरा किया है। आप जब विज़न का में 365 उठाएँगे मटेरियल, तो उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड मैनर में वो एक-एक टॉपिक देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस का और एआई का, तो सारा कुछ उनका कवर रहता है, तो उससे हो जाता है। तो आप पढ़ सकते हैं वो, ड्यूरिंग मेंस भी पढ़ सकते हैं, या आपके पास टाइम है तो आप अम, पिछले साल का भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर जो भी चीज़ें अपडेटेड आएँगी वो आप अपनी प्रीवियस 365 में ऐड कर सकते हैं। तो ये टाइम के हिसाब से आप सब अपना देख सकते हैं। एनवायरनमेंट में भी मैंने करंट बेस्ड ही पढ़ा है, यही मेंस 365 से, तो आप एनवायरनमेंट में भी वो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जीएस 3 को लेके हो गई। बाकी स्पेशली जब मैं जीएस 2 और 3 करती हूँ, तो मैं उसमें एक एक अपना एक एक्रोनिम मैंने बना के रखा हुआ है, परफेक्ट डीसी, मैं वो फ़ॉलो करती हूँ।
तो पी स्टैंड्स फॉर प्रूफ, तो उसमें डेटा वगैरह आपको ऐड करने हैं अपने आंसर्स में। ई स्टैंड्स फॉर एग्जांपल्स, आर फॉर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स मेंशन करनी है आपको डिफरेंट, जैसे नीति आयोग की हो गई या फिर किसी भी कमिटी जो बनती है उनकी रिपोर्ट्स हो गई। फिर आपको एफ से फैक्ट्स पे फोकस करना है कि आप जितने भी पॉइंट्स लिख रहे हो वो आपके प्रूवन फैक्ट पे बेस्ड होने चाहिए। जैसे आप कुछ भी हेल्थ का डेटा लिख रहे हो तो आप एनएफएचएस का डेटा लिख सकते हो वहां पे। फिर ई फॉर एक्सपर्ट्स, जो भी लोग रहते हैं जैसे आरबीआई गवर्नर या सीजीआई के कुछ सीजीआई जो रहते हैं वो बार बार कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं जो सोशल टॉपिक्स हैं उन पे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और फिर सी स्टैंड्स फॉर कमिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल पनिशमेंट का टॉपिक है तो उसमें वर्मा कमेटी लिखना है, ये मेरे को अभी याद हो चुका है। तो ऐसे कमिटीज आप बार बार याद करते रहिए, पढ़ते रहिए और मेंशन करिए। टी फॉर टर्म्स, कि आपके कीवर्ड्स लिखने चाहिए। और फिर डी मतलब डायमेंशंस, जितने सारे आप खोल सके, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल एटसेट्रा। तो आप जितने डायमेंशंस आंसर में दिखाएंगे उतना मल्टी डिसिप्लिनरी आपका आंसर लगेगा, उतना इम्पैक्टफुल लगेगा वो। और सी फॉर केस स्टडीज, केस स्टडीज को मैं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 20 मार्क का कोई आंसर लिख रही हूँ और मेरे पास 3 पेज हैं, तो मैं फर्स्ट पेज में जो क्वेश्चन पूछा है वो लिखूंगी। फिर सेकेंड पेज में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंटेंट थोड़ा कम है उस टॉपिक का, तो मैं फर्स्ट में नॉर्मल कंटेंट लिखूंगी। फिर सेकंड में व्हाट आई यूज टू डू कि जो आपका पेज है उसके आप राइट हैंड कॉर्नर पे एक बॉक्स बनाइए और केस स्टडी डाल के कोई भी एग्जाम्पल को डिटेल्ड मैनर में थोड़ा सा समझा दीजिए। तो वो ऐसा लगता है कि आपने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे को काफी डिटेल में पढ़ रखा है और वो काफी एक इम्पैक्टफुल फर्स्ट अट्रैक्शन जो रहता है एग्जामिनर को, वो काफी अच्छा दिखता है। तो आप केस स्टडीज को ऐसे यूज कर सकते हैं। तो केस स्टडीज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन का आंसर लिख रही हूँ, तो मैंने एक मॉडल पढ़ा हुआ है, मंडाला मॉडल ऑफ एजुकेशन, जो एमपी के ट्राइबल एरियाज का है। ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उसको एजुकेशन देने के लिए काफी सक्सेसफुल मॉडल रहा है। तो आप उसको थोड़ा सा जब पढ़ रहे हैं, जब आप अपने टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं, तो वो आप पढ़िए और वो आप उस राइट हैंड कॉर्नर वाले बॉक्स में कभी भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप के आप डिफरेंट डिफरेंट थोड़े वैल्यू एडेड कंटेंट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए। तो ये मेरा इसका हो गया इसका। बाकी जीएस 4 की अब मैं बात करूं, तो जीएस 4 में मुझे लगता है कि आपके जो सिलेबस पॉइंटर्स हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपके पास होने चाहिए। और जीएस 4 में बहुत ज्यादा मैकेनिकल नहीं होना चाहिए आपके आंसर्स, नहीं तो वो एक बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं लगते हैं और लगता है कि बहुत फोर्सफुली लिखे गए हैं। तो एक नेचुरल फ्लो जो आपकी आंसर राइटिंग में आता है वो दिखना चाहिए। तो आप थोड़े से कीवर्ड्स यूज करिए, बट बहुत ज्यादा जो टफ जार्गन्स हैं वो यूज मत करिए जीएस 4 में। तो आप अगर जितना सिंपल लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको जीएस 4 में मिलेंगे। मतलब जीएस 4 और ऐसे के लिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इट शुड फ्लो लाइक वाटर। मतलब आपको लिखने में भी दिक्कत ना हो और एग्जामिनर को पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। और आपके थोड़े से यूनिक एग्जाम्पल्स वगैरह होने चाहिए उसमें, जो सिंपल कंटेंट है उसमें सिंप्लिसिटी प्लस यूनिकनेस जो जीएस 4 को बेटर बनाता है, उससे मार्क्स भी आपके इम्प्रूव होते हैं। तो ऐसे जीएस 4 कर लीजिए। मैंने जीएस 4 के लिए अतुल गर्ग सर हैं, उनके लेक्चर्स देखे थे, तो वो आप भी देख सकते हैं उनको। बाकी जीएस 4 में यही है, आप आंसर राइटिंग जितना करेंगे आपका इम्प्रूव होता जाएंगी चीजें, आपका फ्लो आता जाएगा। और आप करिए आंसर राइटिंग, एथिक्स की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी केस स्टडीज में भी यही है कि आप जितना केस स्टडीज में ऐसा है कि आप जितने रिलेटेबल चीजें लिखेंगे ना उतनी ज्यादा वो अच्छी दिखती हैं और उतना ज्यादा वो आपको क्या बोलूं मैं उसको, कि ये प्रैक्टिकल दिखाती हैं कि जो कहीं एक्चुअल में चीजें हुई हैं। और अगर वही आप अपने केस स्टडी के सॉल्यूशन में लिख रहे हो एज एग्जांपल्स, तो वो काफी प्रैक्टिकल दिखाती हैं कि इफ यू आर अ डीएम तो आप भी वैसे ही हैंडल करते जहां जैसे तरीके से किसी पर्टिकुलर जगह पे अच्छे से हैंडल हुआ है। तो ये आपकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाती है आंसर राइटिंग में। तो एथिक्स उसके लिए ये नोट्स और आंसर राइटिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स के लिए आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अतुल गर्ग सर के नोट्स प्लस प्रहार ये दोनों यूज की थी। बाकी एथिक्स में तो काफी टॉपर्स के नोट्स भी बहुत ज्यादा फेमस हैं, तो आप टॉपर्स के नोट्स भी डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या फॉलो करना चाहते हैं। तो ये आपका बिफोर प्रीलिम्स हो गया कि आपको मेंस बिफोर प्रीलिम्स इतने हद तक रेडी रखना है, तभी आप प्रीलिम्स के बाद है जो एक एक एवरेज स्टेज पे आ पाओगे।
फिर प्रीलिम्स के बाद मतलब मेरी 3 ही चीज़ें रहती थी, रिवाइज़, अपडेट एंड राइट। तो सबसे पहले आपके जो बेसिक जो आपने इतना प्रिपेयर किया है, उसको रिवाइज़ करो जाके। फिर फिर आपको जो चीज़ें लग रही हैं कि अपडेट करनी है या करंट अफ़ेयर्स मेरे नहीं कवर हो पाए हैं, तो आप वो अपडेट करिए और फिर राइट तो आपको पैरेलली करना ही है। तो मैक्सिमम टेस्ट दीजिए, मैक्सिमम आप अपना अपडेशन, करंट अफ़ेयर्स का इंक्लूज़न क्योंकि 90 डेज़ हैं तो यू जस्ट हैव टाइम टू रिवाइज़, नॉट टू मेक नोट्स और जो भी चीज़ें हैं उसके लिए टाइम नहीं है। सिर्फ़ आप रिवाइज़ करिए और लिखिए, रिवाइज़ और लिखिए, ये दोनों चीज़ें ही हैं। तो डेली प्रैक्टिस और टेस्ट दोनों पे फोकस करना है मेंस के ड्यूरेशन में जो प्री और मेंस के बीच में टाइम रहेगा। डेली आंसर राइटिंग से क्या होगा आपके इम्प्रूव होगी आंसर राइटिंग और टेस्ट पेपर से क्या होगा कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। आप एग्जाम लाइक कंडीशन में 20 क्वेश्चंस एक साथ कैसे लिखना है वो हैंडल कर पाओगे। बट जो इम्प्रूव होगा आपके कंटेंट वो डेली राइटिंग से ही होगा। तो डेली राइटिंग, अपडेशन और फिर रिवाइज और टेस्ट ये सब करो मेंस के टाइम में, तो उससे हो जाता है। बाकी मेंस के टाइम में मैं एक चीज़ और करती थी कि मैं शॉर्ट नोट्स भी मेंस के टाइम पे ही बनाती थी। तो शॉर्ट नोट्स इन द सेंस जैसे मेरे फॉर एग्जांपल मेरे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नोट्स हैं वो 50 पेजेज़ के हैं, जो फर्स्ट सेट ऑफ नोट्स हैं मेरे जो मेन। बट मेरे पास एग्ज़ाम के टाइम जैसे जीएस 1-2 के बाद जब मैं आऊँगी घर 3-4 देने अगले दिन, तो फिर जो टाइम रहेगा, मैं 1 घंटा भी नहीं दे पाऊँगी शायद डिज़ास्टर मैनेजमेंट को। तो मुझे इतने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं 4-5 पेज में, जो मैं उस 1 घंटे में रिवाइज़ कर पाऊँगी। तो मैं उस हिसाब से चीज़ें देखूँगी कि मुझे उन 5 पेज में ऐसा क्या लिखना है, जो एग्ज़ाम में मेरा डायरेक्टली यूज़ होगा। तो उसमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डेटा और ये सब जैसे अर्थक्वेक का डेटा, फ्लड्स का डेटा, ड्राउट का डेटा वो मैं एक पेज में ही सारा लिख लूँगी। फिर इंट्रोज़ इंट्रोज़, कमिटीज़ वो सब शॉर्ट-शॉर्ट चीज़ें मैं 4-5 पेज में कंप्लीट कर लूँगी और मेरे को आधे आधे से 1 घंटे में वो रिवाइज़ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं मेंस के ड्यूरेशन में ही बनाती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपका ये सब प्रिपेयर्ड है पहले से तो। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी मेरा ऑप्शनल जो है वो सोशियोलॉजी है। तो अभी सोशियोलॉजी के लिए आपको मैं बेसिक-बेसिक बता देती हूँ क्या करना है। मतलब मेरा ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में रहा है, तो मेरा बेसिक्स बेसिक्स जो हैं वो थोड़े से क्लियर थे। स्टिल मैंने इग्नू की जो बुक्स आती हैं फॉर सम टॉपिक्स, स्पेशली फॉर पेपर 1 वो मैंने रेफर की थी, जिससे मेरा जो बेसिक्स हैं, वो मैं सॉल्व कर सकूँ। बट मैं आपको बताऊँ कि आई एम जस्ट लाइक यू तो मैंने जब फर्स्ट टाइम जब सोशियोलॉजी उठाया तो मैं डायरेक्ट मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले 3-4 रीडिंग करनी चाहिए, स्पेशली ऑप्शनल में जब आप कोचिंग नहीं ले रहे हो। मैंने कोचिंग नहीं ली है पर्सनली ऑप्शनल की, तो मैंने सारा कुछ अपने से ही किया है। तो मैंने सबसे पहले इग्नू पढ़ी, बट मैंने जो फर्स्ट इंस्टेंस में नोट्स बनाए थे वो बहुत खराब थे और उन्हीं के साथ मैंने अपना फर्स्ट मेंस लिखा था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छे नोट्स होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छे से अपडेट किया था नोट्स को। तो मैं रिसोर्सेज़ की बात करूँ तो सबसे पहले इग्नू पढ़े थे मैं इग्नू से पढ़ी थी मैंने। उसकी ईएसओ 6 आती है आई थिंक फॉर सोशियोलॉजिकल थिंकर्स एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी तो वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी उसके अलावा मैंने स्लीपी क्लासेस के जो यूट्यूब के पुराने वीडियोज़ डले हैं उनसे हेल्प ली है, बहुत अच्छा उसमें सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा जो हरलम्बस बुक आती है, स्पेशली द ब्लू वन, तो उससे मैंने कुछ टॉपिक्स में हेल्प ली है, जो जैसे चैप्टर 2 एंड 3 हो गए, यूनिट 2 एंड 3 सोशियोलॉजी के जो रिसर्च मेथड पे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है हरलम्बस में। उसके अलावा मैंने रिलिजन का टॉपिक भी उससे पढ़ा है, पॉलिटिक्स का भी पढ़ा है और कुछ सोशियोलॉजिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, उसका भी पढ़ा है, जैसे फेमिनिज़्म वगैरह। ये सब उतना नहीं दिया है सिलेबस में, बट वो इम्पोर्टेंट होता है एक कवरेज के लिए पूरा। तो वो मैंने उससे किया है। बाकी फिर अपडेशन करने के लिए मैंने लेवल अप के नोट्स भी पढ़े क्योंकि मुझे 4 अटेम्प्ट हो गए थे, तो आई हैव टाइम बीच-बीच में, तो मैं उसमें ऐड करती जाती थी चीज़ें। जब भी मैं रिवाइज़ करने बैठती हूँ, तो मैं कुछ नया ऐड करती हूँ और मैंने चैट जीपीटी से भी काफ़ी हेल्प ली ऑप्शनल में भी। मैंने जैसे जैसे कुछ टॉपिक्स हैं उन पेपर 1 में, उनका इंडियन पर्सपेक्टिव जान लिया चैट जीपीटी से कि इंडियन थिंकर्स हैं कुछ-कुछ, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है या मुझे थिंकर्स ही नहीं पता, किसी-किसी टॉपिक्स में हमारे पास थिंकर्स ही नहीं होते, तो उसमें भी चैट जीपीटी ने काफ़ी हेल्प की है कि थिंकर्स नए-नए बताए मुझे। तो वो मैं अपने नोट्स में ऐड करती जाती थी।
तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैंने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा की है। मतलब मैं डेली बेसिस पे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जब अटेम्प्ट भी नहीं दिया था, तो मैं डेली बेसिस पे 3-4 क्वेश्चंस लिखती थी। जिससे मुझे थोड़ी-सी एक फ़ैमिलियरिटी हो गई थी कि आंसर कैसे आते हैं, पीवाईक्यूज़ कैसे हैं। और पीवाईक्यूज़ ही लिखती थी मैं, या तो पीवाईक्यूज़ या फिर जो टॉपर्स कॉपीज़ हैं, उनसे सिमिलर क्वेश्चन जो उन्होंने लिखा है, वही मैं लिखती थी और आई विल जस्ट कंपेयर माय आंसर विद द टॉपर्स। तो मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी के कोई मॉडल आंसर्स बहुत अच्छे अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो जो टॉपर्स के आंसर्स हैं, मैं तो उन्हीं को मॉडल आंसर मान के और उन्हीं के बेसिस पे सारी चीज़ें ऐड करती जाती थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, स्पेशली जब जब आपके पास कोई चेक कराने वाला ना हो या आपके पास एक स्टडी पार्टनर ना हो या ग्रुप ना हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो वो टॉपर्स कॉपीज़ बहुत अच्छा एक मीडियम है आंसर को इम्प्रूव करने का और आंसर राइटिंग को कंटीन्यूअस रखने का। तो इस तरीके से मैंने ऑप्शनल प्रिपेयर किया है। बाकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा लिखी हैं सोशियोलॉजी की। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ लेवल अप आईएएस की ली हैं, तो वो अच्छी थी। तो वो देख सकते हो आप लोग। बाकी अभी तो इतना ही कि ये सब आप कर लीजिए कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस का। देन इंटरव्यू स्टेज आती है। इंटरव्यू में तो आप जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है, देन यू विल हैव टू फिल अ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपकी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आपकी हॉबीज़, लीडरशिप वगैरह ये सब चीज़ें जो आपको मेंशन करनी होती हैं। उसी बेसिस पे जो इंटरव्यू बोर्ड्स हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इंटरव्यू की तैयारी मेंस के बाद करेंगे ऑब्वियसली। बट उसमें वही है कि आपको मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह देने हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो और आप एक अच्छे कैंडिडेट की तरह वहाँ जाओ, कॉन्फिडेंट कैंडिडेट की तरह। तो वहाँ पे मार्क्स दे देते हैं वो लोग और इंटरव्यू में जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल रहना है। तो इंटरव्यू में आपको यही सब बातें याद रखनी है। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब हम थोड़ी से कमेंट्स देख लेते हैं जो हम हैंडल करेंगे क्वेश्चंस के। ओके। हाँ, किसी ने पूछा है कि यूपीएससी के एग्जाम में 900 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं? हाँ, इंटरव्यू का तो कोई भरोसा नहीं है, इसमें इन्होंने लिखा है कि ये तो सही बात है कि इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा आपके हाथ में नहीं रहता है, कई बार लक पे भी डिपेंड करता है, आपके डे पे भी डिपेंड करता है। बट आप मेंस में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आप एटलीस्ट 850 मार्क्स अगर इमेजिन करके चलेंगे और आपका टारगेट वही रहेगा, तो आप बहुत अच्छे से ला सकते हैं मार्क्स। इस बार काफ़ी काफ़ी लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं मेंस में। तो आप नोट्स बनाइए, राइटिंग करिए और एक परफेक्शन लाइए अपनी मेंस की स्ट्रेटजी में, तो आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं मेंस में। किसी ने पूछा है फिर कि फोमो बहुत होता है, मल्टीपल रिसोर्सेज माइंड में आ जाते हैं, तो वही है कि डोंट गो फॉर रिसोर्स हंटिंग। आपको रिसोर्स हंट नहीं करना है या रिसोर्स कलेक्टर नहीं बनना है इधर। आपको जस्ट आपको जो सूट कर रहा है रिसोर्स, अब जैसे एक चीज के लिए 10 रिसोर्स कोई बता रहा है, तो आप जस्ट चेक करो कि आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सा है, या फिर किस में से यूपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीलिम्स में या मेंस में रिपीट हो रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि आप यहाँ किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकते। आपको खुद अपना दिमाग लगाना होगा और खुद चीजें आइडेंटिफाई करनी रहेंगी कि आपके लिए क्या वर्क करेगा, क्योंकि हर चीज सबके लिए वर्क नहीं करती है, तो सबका यहाँ अलग अलग चीजें रहेंगी। तो यही बोलूंगी मैं कि रिसोर्स के पीछे मत भागो, आप अपनी डिमांड और नीड के पीछे भागो, जिससे एग्जाम एक्चुअल में क्लियर होगा। इंडियन इकोनॉमी को कैसे तैयार किया, मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज रहती थी स्टार्टिंग में, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिसोर्स हैं। मृणाल सर का है, फिर श्री राम आईएएस है, फिर विवेक सिंह सर का है, तो आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको सूट कर रहा है। मोस्टली लोग मृणाल फॉलो करते हैं, बट मैंने नहीं किया था जस्ट बिकॉज कि वो बहुत बल्कि था और प्रीलिम्स में मेरे लिए पॉसिबल नहीं था रिवाइज करना। तो मैंने फिर थोड़ा-सा श्री राम आईएएस की एक बुकलेट्स आती हैं, 2 बुकलेट्स हैं उनकी, तो मैंने इकोनॉमी में वही फ़ॉलो की थी, तो आप भी कर सकते हैं। एक बार चेक करिए, अगर वो सूट करे तो आप कर सकते हैं उसको फ़ॉलो, नहीं तो काफ़ी और भी रिसोर्सेज़ हैं, आप किसी की बुकलेट्स या किसी टॉपर्स के नोट्स ये सब भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो ये
इससे हो जाता है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं आती है। अगर आपका रिसोर्स रिसोर्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको खुद को, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। ओके। हाउ यू रिवाइज और रिटेन फैक्ट्स। तो रिवाइज और रिटेन करने की सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मैं रिवाइज करते टाइम मैं कोशिश करती थी कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे सिर्फ मगअप ना करती रहूं बैठ के। तो मैं रिवाइज करते टाइम क्या करती थी, अपनी एक स्क्रीन खोली लैपटॉप की इधर साइड में, और अपने नोट्स खोले। मैं रिवाइज करती जा रही हूँ, मैं कुछ भी सर्च करती जा रही हूँ, उसका मुझे मिल रहा है, कुछ चीज मिल रही है, मैंने थोड़ी डिटेल में पढ़ ली कई बार। तो क्या होता है, इससे एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग बन जाती है, आप अपडेट भी कर लेते हो चीजें, और आपको याद होता जाता है। जितना टाइम आप अपने टॉपिक्स के साथ बिताएंगे, उतने जल्दी आपको वो याद होते जाएंगे और रिटेन रहेंगे। और दूसरा, रिटेन करने के लिए मैं बहुत ज्यादा स्टिकी नोट्स वगैरह यूज करती थी। मेरे जो स्टडी टेबल है, या जो वॉल, या जो बेड साइड टेबल है, उस पे मैं काफी सारे स्टिकी नोट्स स्टिक करके रखती थी। उनमें फैक्ट्स याद कर लिए, प्रीलिम्स की चीजें लिख ली, डेटा लिख लिया, जिससे मेरे को वो बार बार रिकॉल होता रहे, मैं बार बार पढ़ती रहूं। तो उसके लिए मैं ये करती थी। आप अपने हिसाब से, मैं कलर पेन यूज करती थी, मतलब सबका अपना अपना होता है, आपको कैसी चीजें याद हो रही हैं। तो मैं हर रिवीजन के लिए अलग कलर का पेन या हाइलाइटर यूज करती थी, जिससे थोड़ा इजी हो जाए मेरे लिए, थोड़ी इंटरेस्टिंग बनी रहे, चीजें बोरिंग ना हो। तो okay, so this candidate is currently in fourth semester, first attempt in 2028. So just focus on the basics, NCERT cover कर लो अभी, and अपना जो अपने सिलेबस हैं उसको अच्छे से एनालाइज करो, पीवाईक्यूज देखो क्या पूछ रहा है क्या नहीं। तो आप, यू कैन जस्ट स्लो योर पेस, आपको प्रिपरेशन सेम ही करनी है। तो आप अपने पेस स्लो कर सकते हो, और आप अपने टॉपिक्स के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो आपको लग्जरी ऑफ टाइम रहेगी, ये थोड़ा बेनिफिट रहेगा। बाकी करना तो सेम ही है सबको ही। तो नोट्स आपके थोड़े जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे, वो चीजें कर लीजिए अभी से। मिस्टेक्स यू मेड इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट, हाउ यू रेक्टिफाई इट। वही है ना, आप गलतियों से ही सीखते हो, मतलब पहली बार में तो नहीं कोई भी एकदम परफेक्शन के साथ आ सकता है निकल के, चाहे वो मेंस के नोट्स हो या प्रीलिम्स में हो, आप बार बार फेल होते हो। मुझे याद है, मैंने जब प्रीलिम्स का फर्स्ट टेस्ट दिया था, तो मेरे 50 मार्क्स आए थे 200 में से, जो कि बहुत ही सैड लगता है उस टाइम कि आए हैं। बट जो 50 आए, तब उससे मुझे, मैं उस फेल्योर को एज अ मोटिवेशन लेती हूँ कि मेरे को नेक्स्ट टेस्ट में एटलीस्ट इससे तो बेटर ही करना है। तो compete विथ योर सेल्फ, क्योंकि ये कंपटीशन तो बहुत बड़ा है, जिसमें 8 से 10 लाख लोग हैं जो बैठ रहे हैं। तो इफ यू विल compete विथ योर सेल्फ, तो आप हर दिन इम्प्रूव करते हो। तो बस यही कीजिए कि आप डेली खुद से जो आपने पिछले दिन किया था उससे बेटर करने की कोशिश कीजिए। तो आपकी चीजें अपने आप बेटर होती जाएंगी। और मैंने अपने हर अटेम्प्ट में यही किया है कि मैंने जो मिस्टेक अपने फर्स्ट में की है, वो मैं सेकंड में ना करूं। तो जैसे मैं सी सेट में फेल हुई, फिर मैंने इतना अच्छा कर लिया कि मेरे अभी सी सेट में मुझे दिक्कत ही नहीं आती है। आप मुझे अभी भी दे दो, तो मैं एटलीस्ट पास तो हो जाऊंगी। तो इस आप अपनी गलतियों से ही सीखते हो, ज्यादा मेहनत करते हो, और रिपीट नहीं करते हो गलतियां। टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, सबके आते हैं, मेरे भी बहुत कम आते थे, क्योंकि कई बार क्या रहता है, कई बार टेस्ट की जो पैटर्न है वो यूपीएससी से मैच नहीं करता है। तो आप नहीं वो अपनी एनालाइज कर सकते परफॉर्मेंस टेस्ट के बेसिस पे कि मेरी एग्जाम में सिमिलर रहेगी। क्योंकि जो कई बार अपनी स्ट्रेटजी लगती है प्रीलिम्स में, वो यहाँ टेस्ट पेपर्स जो रहते हैं कोचिंग के, उसमें नहीं फॉलो होती हैं वो स्ट्रेटजीज। जैसे प्रीलिम्स में कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो हैं बहुत सारी, जैसे नंबर गलत होते हैं, या फिर अ, अ, जैसे दो पर्सनैलिटीज के नाम लिखे हैं और बीच में एंड लिखा है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग ही होंगे। ऐसी काफी सारी स्ट्रेटजीज हैं, यू कैन जस्ट सी द अंडरस्टैंड यूपीएससी, वहां पे सत्यम सर ने काफी ऐसी स्ट्रेटजीज बता के रखी हैं, तो आपको उससे हेल्प हो जाएगी। तो वो चीजें आप फॉलो कर सकते हैं प्रीलिम्स के टाइम पे। और टेस्ट में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो इट्स ओके, उससे टेंशन नहीं लेना है, और उससे सैड होके बैठ नहीं जाना है, आपको उससे मोटिवेशन लेना है और आगे पढ़ना है, और रिवाइज करनी है चीजें, स्टैटिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है। टेस्ट के मार्क्स को इग्नोर करना है, बट ये नहीं कि आप टेस्ट देना ही बंद कर दो, उससे आपकी कंसिस्टेंसी चली जाती है। और जो 3C मैंने बताए हैं प्रीलिम्स वाले, उसमें से एक आपका पीछे रह जाता है, तो उससे थोड़ी सी फिर डिफिकल्टी आएगी एग्जाम टाइम में। ठीक है।
Okay, ma'am, I have no guidance. Even my peer are not supporting in providing guidance. Please help. अ, अ, तो ये इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। इतने सारे टॉपर्स टॉक्स रहते हैं, इतने सारे टॉपर्स रहते हैं, इतने सारे टीचर्स रहते हैं जो फ्रीली काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। एटलीस्ट प्रीलिम्स स्टेज पे तो सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। तो आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो इस जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है कि यहाँ सबकी डिमांड अलग रहती है। बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए रहता है आपको। तो आप अपने सबसे बड़े सपोर्टर बनो, और जो भी जहाँ से भी आपको नॉलेज का सोर्स मिल रहा है, जहाँ से भी आप सोच पा रहे हो कि मैं इससे बेटर कर पाऊँगी, तो वो आप चीज़ें फ़ॉलो करो। आप यूट्यूब और जो ऑनलाइन रिसोर्सेज़ हैं, उनका बहुत अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि सब अवेलेबल है। अगर आप डिपेंडेंसी दिखाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो मैं यही बोलूँगी कि आप पहले जो अवेलेबल चीज़ें हैं, उनको काफ़ी अच्छे से यूज़ करो। उसके बाद उसके बाद आपका हो जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर आप अच्छे से करोगे, अकेले करोगे तो भी हो जाएगा। टेस्ट में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, तो टेस्ट में कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, ये आइडेंटिफाई करो पहले। इनिशियली मेरे साथ भी ऐसा होता था कि 1 घंटे के बाद मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं टेस्ट दूँ। कुछ समझ ही नहीं आता था कि जितने किए हैं वो सही भी हैं कि गलत हैं। पहले नंबर नहीं आते थे तो फिर मन नहीं करता था कि अब टेस्ट दूँ। तो आपको इन चीज़ों से नहीं होना है, आप उस दिन का सोचो जब आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके यही जो डेज़ हैं, जो अब आपका मन नहीं करता है, स्टिल आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहते हो, तो वही आपके काम में आएँगे वहाँ एग्ज़ाम में। तो आपको टेस्ट तो देना ही है, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर टेस्ट। आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, थोड़े अच्छे इंस्टीट्यूट के टेस्ट दे लो, और मतलब टेस्ट को एनालाइज़ करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करो, तो शायद थोड़ा-सा मन लग जाए। थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाओ अपनी प्रिपरेशन को पढ़ते टाइम भी, तो फिर थोड़ा-सा अच्छा लगेगा आपको खुद भी पढ़ने में। Okay. Is it true that UPSC demands high level of English fluency or formal level writing? Worry to okay. So आई थिंक बहुत ज़्यादा इंग्लिश फ्लुएंसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड राइटिंग इंग्लिश अगर है, तो आप कर सकते हो आराम से। मैं भी मेरा भी कुछ टाइम तक हिंदी मीडियम था, स्पेशली इन माय स्कूल डेज़। बट मैंने कॉलेज में आके और स्कूल में भी आफ्टर 10th क्लास मैंने मीडियम शिफ्ट किया था। तो मेरी भी एक एवरेज लेवल ऑफ इंग्लिश है, एंड आई थिंक वो सफिशिएंट होती है एग्ज़ाम में। बहुत ज़्यादा इंग्लिश फ्लुएंसी की डिमांड यहाँ करते नहीं है, इफ यू हैव अ गुड बेस ऑफ नॉलेज, एंड इफ यू आर एबल टू पुट योर फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, तो फिर इतना ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बस पढ़ो आराम से। एंशियंट हिस्ट्री के लिए रिसोर्स प्रीलिम्स के लिए मैंने पढ़ी थी, अपनी तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स आती हैं उसकी बुक पढ़ी थी, एंशियंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के लिए। उसके अलावा जो टेस्ट मैं देती थी डेली बेसिस पे, या फिर जो मैंने सेक्शनल दिए हुए हैं हिस्ट्री के, उसमें मैं मुझे अगर कुछ भी पॉइंटर्स मिलते थे तो मैं अपने जो एडिशनल प्रीलिम्स के एक नोट्स थे उसमें ऐड करती जाती थी। बाकी मैंने तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक थी वही मेरी मेन रिसोर्स थी उसमें। ओके, आई गेस सारे क्वेश्चंस हैंडल हो चुके हैं। And thank you so much for providing me this platform to share my strategy. And I'm very happy to share my preparation strategy with you all, guys. Thank you so much.